आगे बढ़ाया जाए। क्या कर रहे थे हम लोग, याद तो होगा ही, मैं बताऊं, ठीक है। कर रहे थे हम लोग आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, और ये बताया था उसमें, थोड़ा सा हम लोग पीछे से लेके चलते हैं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट वो वैल्यू होता है कि अगर हाफ टाइम तक उसको किसी रजिस्टर से पास किया जाए तो उतना ही हीट प्रोड्यूस्ड होगा जितना कि अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में हीट प्रोड्यूस करेगा उसी सेट में। यानी अल्टरनेट करंट को हाफ टाइम तक एक सेट सर्किट में अगर करंट पास करते हैं अल्टरनेट करंट को, तो जितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो आरएमएस वैल्यू भी उतना ही टाइम में उस सेट में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर देगा, तो वो आरएमएस वैल्यू कहलाता है। ठीक है, हमने एक छोटा सा डेफिनेशन भी बताया और उसको एक रिलेशन शुरू किया था, तो उसका हमें एक डराइव है, चलते हैं करते हैं क्या दे रखा उसमें। आरएमएस वैल्यू में बताया क्या कि एक जैसे हमारा एक अल्टरनेट करंट होता है, चलता है सर्किट में, तो इस तरह से ये वेरिएशन ऑफ करंट होता है अलग अलग टाइम में। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम लोग लेते हैं तो उस वक्त जो करंट होता है वो तो आई होता है, और वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए व्हेन t टेंड्स टू बी ज़ीरो, टाइम इतना छोटा कि ज़ीरो के बराबर हो रहा है, तो उस टाइम में उस वक्त करंट कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट टाइम में जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो भी हीट जो ना कांस्टेंट आएगा। उसके नेक्स्ट मोमेंट में टाइम चेंज हो जाएगा, करंट अगर बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, करंट थोड़ा बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ हीट भी बढ़ जाएगा। ऐसे उसके नेक्स्ट मोमेंट में थोड़ा करंट फिर बढ़ जाएगा अगर बढ़ रहा है तो, और फिर उस तरह से थोड़ा और करंट बढ़ेगा तो थोड़ा और हीट बढ़ जाएगा, और इस तरह से कंटिन्यूअसली जब करंट बढ़ रहा होगा तो हीट भी बढ़ता जाएगा, और अगर करंट घट रहा होगा तो हीट भी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम विल ऑल्सो डिक्रीज, वो डिक्रीज भी करता जाएगा। ओवरऑल हाफ टाइम में कितना टोटल हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसको निकालने जा रहे हैं। तो क्या बताया, अमाउंट ऑफ इट when the time taken is very small dt, then at that time the current will constant. The current is constant and the amount of heat produced at that moment is also constant. ठीक है ना, also constant. The magnitude of heat produced is given as dH is equal to I स्क्वायर R dt। ठीक है, इसका तो हेडिंग हम लोग कर रहे थे, क्या हेडिंग था इसका, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये हेडिंग है इसका। ये हम अभी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, रिलेशन between RMS value and peak value of current।
ठीक है ना, ये हमारा हेडिंग पीछे से चला आ रहा था, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे इसको। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो आई है, आई इज करंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। हियर आई इज इक्वल टू, हियर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, करंट एट द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, करंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे। आगे चले, अगर हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू डालते हैं, ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये लिख रहे हैं डी एच इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। आर को इधर ला लेते हैं, डी एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने शायद पिछले लेक्चर पे डाल रखा है ऑलरेडी। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या बताया, डी एच का मतलब क्या हो, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द करंट वाज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उस वक्त कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो इसका वैल्यू आ गया। अगर वैसे ही जैसे ये यहाँ से यहाँ थोड़ा हीट बना, फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा हीट बनेगा, बढ़ता जा रहा, फिर और थोड़ा हीट, फिर और थोड़ा हीट बढ़ेगा, फिर बढ़ता जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है ना, तो हीट बढ़ता जाएगा। ऐसे यहाँ तक तो हीट टोटल बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़े से ज़्यादा की तरफ हीट बढ़ता जाएगा, पहले थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबको टोटल कर दिया। फिर यहाँ से भी हीट बनेगा, तो यहाँ से हीट बना, थोड़ा ज़्यादा था, उससे थोड़ा कम बना, फिर कम बना, फिर कम बना, फिर कम बना, तो टोटल हीट पूरे मान लो T/2 टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज किया है, वेरिएट कर रहा है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव पार्ट है ऊपर का। तो टोटल कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको अगर निकालना चाहते हैं तो इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टोटल हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये डी एच को इधर इंटीग्रेट कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइम जो है ना, टी जो है 0 से लेके टी जो है ना T/2 तक ले लेते हैं। यहाँ पे टाइम का जो लिमिट है वो टी जो है T/2 तक ले लेते हैं, ठीक है ना। ये टी 0 से लेके 0 टाइम से लेके T/2 तक, ठीक है। इधर का मिटा दे रहा हूँ मैं, ये तो समझाने के लिए लिखा था, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। आगे दे रखा हमारा इसे, अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे, तो डी एच का इंटीग्रेट कर तो कितना हो जाएगा, एच, डी एच का इंटीग्रेट करेंगे तो ए एच हो जाएगा। और ये जो है इसमें कांस्टेंट है, करंट, पीक करंट जो ना मैक्सिमम करंट होता है, तो इसको बाहर निकालेंगे, ये फिक्स वैल्यू होता है। ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो भी फिक्स वैल्यू है, वो बाहर निकल जाएगा। फिर साइन का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, और इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये टाइम का जो लिमिट है हम लोग टी 0 से लेके T/2 टाइम तक लेते हैं। हाफ टाइम तक कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसको ले लेते हैं लिमिट। अब ये जो है ना साइन स्क्वायर का
इंटीग्रेट करने का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है साइन स्क्वायर का। तो इसको हम लोग एक आइडेंटिटी लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और उस आइडेंटिटी को पहले मैं बताता हूँ ताकि ये इसको चेंज करना वहाँ पे, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में, और वो है ये लेते कॉस ए प्लस बी। मैं ये अलग से पढ़ा रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे होल्ड पे है और यहाँ से मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, फिर इस वाले चीज़ को उसमें जाके यूज़ करेंगे। तो ये एक अलग से लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं चेंज करूँगा डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये मुझे इसी बोर्ड पे लिखना है, आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये इसका आइडेंटिटी होता है, 11th क्लास में दे रखा है। लेकिन अगर हम लोग दोनों जगह ए कर ले या एक ही टर्म कर लें, जैसे मान लो कॉस यहाँ ए की जगह पे थीटा ले लिया और बी के जगह पे भी थीटा ले लिया, दोनों सेम टर्म कर लिया, तो क्या हो जाएगा कॉस ए की जगह पे थीटा, बी के जगह पे भी थीटा ले लिया, माइनस साइन ए की जगह पे भी थीटा और बी के जगह पे भी थीटा ले लिया। ये थीटा प्लस थीटा कॉस 2 थीटा कहलाएगा ये, और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग, ठीक है ना। तो प्लस वाला तो है, बीच में प्लस का साइन, मगर माइनस का इसमें आता साइन, ठीक। इसको हम लोग चाहें कॉस को, तो जैसे यहाँ से कॉस को अगर निकालना चाहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हटाना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। कितनी बात सुनाई। यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है, तो इसमें से हम कॉस हटाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको माइनस में इसको इधर लेके आ जाए और इस कॉस को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये ऐसे इधर आ गया, और ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये हमारा एक रिलेशन बन गया साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। ये कितना समझ में आया। ये इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इससे चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा टी है तो हम लोग ओमेगा टी लिख देंगे, कोई बात। अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं मतलब ओमेगा टी के टर्म में, तो क्या लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये 2 तो 2 ये वाला हो गया, और थीटा के जगह पे ओमेगा टी लिख दिया, नीचे 2 था, तो ये हम लोगों ने ये इस तरह से लिख दिया। ये फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने, यानी इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस देंगे इससे। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है और इसे नोट कर लिए। फिर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, नोट कर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब इंटीग्रेट तो डायरेक्ट नहीं होगा, अब इसको इससे हम लोग रिप्लेस दे के और इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, आते आते आने लगेगा, ठीक है। तो हीट का दे रखा है, हीट H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R
आई नॉट स्क्वायर आर, और यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 को इंटीग्रेट करेंगे टी 0 से लेके टी बाई 2 तक, और ये डी टी है हमारा। ठीक है, ये ला लिया वहाँ से। अब क्या बताया कि ये जो है नीचे का 2 तो ऐसे ही डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इसको हम लोग निकाल लेते हैं आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और ये बचेगा, इसको इंटीग्रेट करते हैं टी 0 से लेके टी बाई 2 तक 1 कॉस 2 ओमेगा टी, और ये डी टी है। ठीक है ना, डी टी से दोनों को मल्टीप्लाई, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एच आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और इसको तो ऐसे ही ले लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको 1 को डी टी से करते हैं, डी टी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी टी को क्या 1, तो इसे टी 0 से लेके टी बाई 2 ले लिया। ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर दिया, अलग कर लिया, फिर माइनस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं टी 0 से लेके टी बाई 2 तक। ठीक है ना, और ये हो गया कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये हम लोगों ने ले रहे हैं, इसको दोनों को अलग अलग करेंगे, ये अलग करते हैं, ये अलग करते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन उधर से मिटा दूँ मैं, उस तरफ का मिटा रहा हूँ मैं। ये क्या दे रखा है, इसको डी टी का इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही लिखते हैं और फिर उसको लिखते हैं, मगर उधर जगह कम पड़ेगा तो मैं थोड़ा इधर से ही लेके चलता हूँ। आई एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और ये आ जाएगा टी, इसको इंटीग्रेट किया डी टी को तो टी आ गया, और लिमिट ले लेते हैं इसको टी 0 से लेके टी जो है ना टी बाई 2 तक, फिर माइनस लगा दिया, ये माइनस हो गया। कॉस का करेंगे माइनस साइन थीटा आता है, तो माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा नीचे 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस साइन, ठीक है, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस हम चाहते इसे प्लस कर देते, ये माइनस है, यहाँ माइनस ही रहने दो, अभी रहने दो। साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट ले लेते इसका हम लोग टी 0 से लेके टी बाई 2 तक, ये हमारा आ गया यहाँ तक। आगे चले हम लोग, इतनी बात समझ में आ गई। ये माइनस माइनस को बाहर निकाल तो प्लस हो जाएगा, तो पहले मैं जैसा इसको लिख लेता हूँ, ये एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और ये तो स्क्वायर बॉक्स लिख दिया, ये अपर लिमिट है ना टी बाई 2 ले लेंगे -0, तो टी बाई 2 -0, ये इसका हो गया, पहले वाले का इसका हो गया ये। ठीक है, आगे चलते हम लोग, ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 ओमेगा बाहर निकाल लिया, ये 1/2 ओमेगा। ठीक है, और ये देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन 2 ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, और इस स्मॉल टी को अभी हम लोग लिमिट लेते हैं, इसको हम लोग लिमिट लगा लेते हैं, ऐसे लिमिट लगा लिया, टी 0 से लेके टी बाई 2 तक, ये लिमिट लगा लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, कितनी बात सुनी। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अलग लेके कर ले, क्योंकि उधर जगह कम दिख रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसके जाके वैल्यू डाल दूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, क्या है ये, साइन 2 पाई अपॉन टी, अपर लिमिट जो आएगा वो टी बाई 2 आ गया, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट ले लिया तो टी बाई 2 डाल दिया, फिर माइनस साइन 2 पाई अपॉन टी, और लोअर लिमिट 0 ले लिया। ठीक है ना, ये मैं अलग से कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आगे चले, ये देखो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई जो है
360 होगा, साइन 360 का वैल्यू होगा 0, साइन 360 का वैल्यू हो गया 0। फिर यहाँ पे देखिए ये 0 से जब मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी इस टर्म का जो नेट वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सिर्फ ये वाला टर्म बचा हुआ मिलेगा। ठीक है, इधर से नोट कर लिया आप लोग, इसे नोट करिए, फिर मैं उसको इधर ला के लिखता हूँ। क्या दे रखा हमारा कि ये हमारा सेक्शन था h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और यहाँ पे t2 माइनस 0 ये हो गया, और ये पूरा टर्म 0 हो गया, देख रहा ना ये 0 हो गया, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये t/2 रह जाएगा ये। तो टोटल हीट प्रोड्यूस का जो रिलेशन आएगा फाइनली इस तरह से, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू t/2, ये इक्वेशन 1 कर दिया इसके हिसाब से। यानी ऑल्टरनेट करंट को हाफ टाइम तक जब पास करेंगे किस सर्किट में, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगा वो उसका रिलेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पास करें t/2 टाइम तक, तो वो भी इतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। आरएमएस वैल्यू यही तो बताया था कि जो आरएमएस करंट होगा वो करंट है जो t/2 टाइम तक पास करेंगे सर्किट में, उसी सर्किट में, तो वो भी उतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा जो अल्टरनेट करंट t/2 टाइम में प्रोड्यूस करेगा, तो उसके बराबर होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू आई आर एम एस या वर्चुअल स्क्वायर आई स्क्वायर आर t/2, ये हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू भी लिखते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी लिखते हैं, और इफेक्टिव वैल्यू भी लिखते हैं हम लोग, तीनों नाम से इसी को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय आरएमएस वैल्यू, ये हो गया। दोनों ही हीट बराबर है, कंसेप्ट के हिसाब से दोनों ही हीट बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, आई वर्चुअल स्क्वायर आर t/2 इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 t/2। ये t/2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा। ये आई वी वर्चुअल का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अगर स्क्वायर को हटाते हैं इसको, तो इसका जो वैल्यू देगा आई वर्चुअल इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। ये वैल्यू देगा हम आई वर्चुअल इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय √2। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई, ये तो रिलेशन हो गया, हम लोग ने हेडिंग था ना, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट टू द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इधर से मैं मिटा के दिखाता हूँ, इधर ये तो सब नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इधर हम मिटा के नीचे में इर्रेशनल नंबर है √2 है, तो जब भी कभी इर्रेशनल नंबर डिनोटर में तो न्यूमरेटर में होता है तो हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, तो √2 से नीचे भी √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और ऊपर में √2 पहुंच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आई वर्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू √2 आई नॉट अपॉन 2, ऐसे हो गया। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। √2 का वैल्यू तो जानते ही है 1.414 होता है, तो आई वी इज इक्वल टू 1.414 अपॉन 2 आई नॉट, कितनी बात सुन भाई। और ये आई वर्चुअल वैल्यू जो होगा 2 से 0.707 आई नॉट, ये हमारा डेसिमल में रिलेशन आ गया। क्या समझ में आया कि जो वर्चुअल करंट होता है
जो वर्चुअल आरएमएस वैल्यू होगा करंट का, आरएमएस वैल्यू होगा वो पीक करंट का 0.707 टाइम्स होगा। यानी जितना भी पीक करंट है उस करंट का 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आरएमएस वैल्यू होगा। आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि इतना करंट हमें लगातार अगर पास किया जाए तो उस आधे टाइम में उतना ही हीट प्रोड्यूस कर देगा जितना कि अल्टरनेट करंट हाफ टाइम में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल गया कि इतना करंट लगातार हमें इसमें फीड करना है। ये वैल्यू हमें समझ में आ गया। इसको अगर हम लोग डेसिमल को हटा के अगर परसेंटेज में करना चाहें तो क्या हो जाएगा, IB इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई पिक वैल्यू। ये हमारा आई पिक का वैल्यू आ गया, यानी 70.7, यानी पिक करंट का 70.7% निकालिए। जितना करंट होगा वही आरएमएस वैल्यू हो जाएगा या वर्चुअल वैल्यू बोले। कितनी बात सुन में आई, नोट कर लिए इसे। ये जो हमारा करंट है ये अल्टरनेट करंट है। करंट वैरी कर रहा है, चेंज होता रहता टाइम के साथ साथ। तो जो करंट चेंज हो रहा है जाहिर है इसका ईएमएफ भी चेंज होता होगा। तो वो ईएमएफ का अगर निकाला जाए कि एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ है और उसके पीक वैल्यू से क्या रिलेशन होगा, तो सेम इसी तरह से उसको भी ड्राइव करेंगे और उसका भी रिलेशन होगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF and its peak value। इसका पीक वैल्यू में और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होगा EMF का, तो उसका भी यही आएगा। ये E इज इक्वल टू E वर्चुअल इज इक्वल टू 0.707 ऑफ E पीक या फिर 70.7% ऑफ E पीक। ठीक है ना, पिक वैल्यू से इसका भी यही रिलेशन आता है। बहुत सारे बुक में इसको ड्राइव करके दिखाया है। कोई ऐसा सेम चीज़ है, सेम तरीके है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसे अब हम लोग मिटाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट टू द पीक वैल्यू ऑफ करंट, या फिर रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ टू द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मैक्सिमम कितना है, आरएमएस कितना है, और ये रिलेशन याद रखना हमें। आरएमएस वैल्यू पिछले वाला टॉपिक में क्या था, मीन वैल्यू निकाला था और मीन वैल्यू में कितना आया था 63.6% ऑफ पीक। ठीक है ना, मीन करंट 63.6% ऑफ पीक करंट या ईएमएफ लिया था और आरएमएस वैल्यू है 70.7% ऑफ पीक करंट और या पीक ईएमएफ। तो ये दो वैल्यू याद रखिएगा, ड्राइव करके दिखा दिया। ये आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो क्या बताया, जैसे इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, आगे चलते हम लोग। आगे क्या बताया कि अगला जो टॉपिक हम लोग करेंगे नाम है उसका फेज़र और फेज़र डायग्राम। ठीक है, क्या है ये चीज़, पहले ये समझते हैं कि जिस तरह से अल्टरनेट करंट हम लोग किसी सर्किट से पास करते हैं तो अल्टरनेट करंट में करंट चिल्ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले ईएमएफ होता है, तो अल्टरनेट ईएमएफ होता है। ठीक है ना, तो पहले ईएमएफ होता है फिर करंट होता है। यानी जिस तरह से करंट चेंज हो रहा है उसी तरह से ईएमएफ भी चेंज हो रहा होगा, या पहले ईएमएफ चेंज हो रहा होगा उसी के रेस्पेक्ट में करंट भी चेंज होता है। ठीक है, तो अल्टरनेट करंट से पहले अल्टरनेट ईएमएफ है, ईएमएफ चेंज होता हुआ आएगा सर्किट में, तो उसी के हिसाब से उसी के प्रोपोर्शनल करंट भी चेंज होता रहेगा सर्किट में। कितनी बात सुन में। अब ये जो अल्टरनेट ईएमएफ अल्टरनेट करंट जब हम लोग पास करेंगे अलग अलग डिवाइसेस से, जैसे एक जो कॉमन डिवाइस है वो तो रेजिस्टेंस है हमारा, उससे पास करेंगे। लेकिन अगर इसी करंट को अल्टरनेट करंट को इंडक्टर से पास करें, इंडक्टर याद आ रहा है, इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाया था वो गोल 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 सा बनाया था। तो अगर उससे पास करेंगे तो क्या होगा,
ईएमएफ एंड करंट के बीच का एंगल सेम फेज में चलेंगे या अलग अलग फेज में चलेंगे। सेम फेज अलग अलग फेज का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह से एक कैपेसिटर होता है, अगर कैपेसिटर से अल्टरनेट ईएमएफ अल्टरनेट करंट पास कराए तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में ईएमएफ एंड करंट के बीच में एंगल या फेज कितना होगा। ठीक है ना। फेज का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो हम लोग एक ग्राफ दिखा रहे हैं इधर कि हम पहले ईएमएफ होगा तभी तो करंट होगा, तो हम एक सोर्स से अल्टरनेट ईएमएफ दे रहे हैं, तो ये अल्टरनेट ईएमएफ चल रहा है, ये ऐसे है। अल्टरनेट ईएमएफ तो ऐसे ही होगा क्योंकि करंट भी ऐसे ही होता है। ठीक है ना। तो अल्टरनेट करंट ऐसे ही होगा। तो जैसे यहाँ पे ईएमएफ कम होगा, ज़ीरो है, तो करंट भी ज़ीरो होगा। जैसे ईएमएफ थोड़ा बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, ईएमएफ मैक्सिमम होगा करंट भी मैक्सिमम होगा। फिर करंट घटेगा, ईएमएफ घटेगा करंट भी घटेगा। तो करंट को अगर हम लोग दिखाना चाहें इसमें सेम फेज में अगर चल रहा है तो ये हमारा करंट हो गया, ये इस तरह से ये हमारा करंट हो गया। ये ईएमएफ है, ईएमएफ है और ये हमारा करंट है। ठीक है। जब भी कभी हम लोग सर्किट में बात करेंगे करंट और ईएमएफ तो हम लोग मेनली बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। जैसे हम करंट बोल रहे हैं, जैसे हमारे घरों में जो करंट आ रहे हैं ये सब इफेक्टिव वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। जैसे हमने एक दिन बताया था कि भाई पोटेंशियल जो है हमारे घरों में कितना आता है 220 वोल्ट का, लेकिन उसका पीक वैल्यू अलग होता है, 312 के आसपास होता है, 312-13 के आसपास होता है। तो ये जो हम 220 वोल्ट बताते हैं ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू होता है, इफेक्टिव वैल्यू वर्चुअल वैल्यू होता है ये 212 वोल्ट का। तो जब भी कभी हम लोग करंट अल्टरनेट ईएमएफ की बात करेंगे तो आरएमएस करंट आरएमएस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। पीक अगर बात करेंगे तो उसको स्पेशली मेंशन किया जाएगा उसमें, लेकिन नॉर्मल से करंट बोल रहे हैं हमारे घरों में आ रहा है अल्टरनेट करंट, तो ये आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, या पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम लोग आरएमएस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखा कि ये जो है एक ईएमएफ है, जैसे जैसे बढ़ा था वैसे वैसे करंट भी बढ़ा है। ठीक है। और इस तरह से हमारा एक डायग्राम हम बनाया, ये दोनों ही सिंक्रोनाइज चल रहे हैं, यानी जिस फेज में हमारा ईएमएफ है उसी फेज में हमारा करंट भी है। लेकिन ये क्या सभी डिवाइस में, जैसे यहाँ पे जो कॉमन डिवाइस यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो क्या तीनों डिवाइस में करंट एंड ईएमएफ सेम फेज में जाता है या फेज बदलता भी है। ठीक है। तो जब हम लोग उनमें उस डिवाइस में जब हम अल्टरनेट करंट पास कराएंगे और उसका रिलेशन ड्राइव करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि इंडक्टर में कैपेसिटर में जो करंट एंड पोटेंशियल है वो एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। किसी में करंट आगे चलता है पोटेंशियल पीछे होता है, किसी में पोटेंशियल आगे चलता है करंट पीछे होता है। तो जब हम उस आगे पीछे को ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे तो उनके बीच में कितने का एंगल का डिफरेंस है, उस एंगल के रेफरेंस में उन्हें प्लॉट करते ग्राफ में, कि मान लो ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया और वो एंगल उसके बीच में उसे रिप्रेजेंट किया। तो इसे कहेंगे फेजर डायग्राम, कि करंट एंड ईएमएफ दोनों किस फेज में है, सेम फेज में है या कोई लीड कर रहा है कोई लैग कर रहा है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग बता रहे हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द ईएमएफ एंड करंट पासेस थ्रू डिवाइसेस विद रेस्पेक्ट टू द एंगल बिटवीन देम। उनके बीच में एंगल के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिवाइसेस जो अल्टरनेट ईएमएफ करंट पास कर रहे हैं, अल्टरनेट करंट पास कर रहे हैं और ईएमएफ पास कर रहे हैं, तो ईएमएफ को करंट के रेफरेंस में कितना एंगल है उस डिवाइस के बीच में, डिवाइस से जब पास करते हो उसके रेफरेंस में जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसी को हम लोग फेजर डायग्राम बताते हैं। ठीक है। तो फेजर डायग्राम का एक छोटा सा डेफिनेशन बताते हैं इसको, क्या है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या दे रखा है
representation of EMF and current, alternate current, ठीक है, when passes through different devices और सर्किट, डिफरेंट सर्किट, ठीक है, with respect to the angle between them, ठीक है ना, between them, EMF एंड करंट के बीच में कितना एंगल है। अगर करंट को, अल्टरनेट करंट को उस डिवाइस से पास करते हैं और उसको जब ग्राफ से प्लॉट करते हैं, ग्राफ के टर्म में दिखाते हैं आगे पीछे, तो उसी ग्राफ को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। एक हम लोग सबसे पहले एक करते हैं अपना पुराना डिवाइस, वो है रजिस्टर। अगर एसी को रजिस्टर से पास किया जाए तो फिर उनमें ईएमएफ एंड करंट के बीच में क्या एंगल होगा और क्या उसका डायग्राम होगा, फेजर डायग्राम, वो हम लोग करके दिखाने जा रहे हैं एक टर्म को, ठीक है।